अस्सलाम वालेकुम जैसा। वालेकुम सलाम। मैं जो कुछ भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्या इसमें ग्रामी आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर साहब जी। जैसा गुलशन के कोच और ये एरिया में आपकी क्या है? ये मेरी छोटी बहन है, छोटी फायजा। फायजा जी बेटा। जैसा गुलशन के कोच इलाके में मेरा 120 गज का मकान है, जी। जो काफ़ी अरसे से मैं बेचने के लिए मार्केट में ब्रोकर्स हजरात के हाथों मैंने निकाला हुआ था। काफ़ी लोग आए थे घर देखने, काफ़ी ब्रोकर्स अपनी अपनी पार्टियों को लेके आए थे। इस घर की डिमांड जो मैंने रखी थी वो 3 करोड़ रुपए रखी थी। ठीक है। लेकिन कोई भी पार्टी देख के जाती जरूर थी, पसंद करती थी, लेकिन आज तक कभी मेरी डिमांड के मुताबिक किसी ने भी इतने दाम नहीं लगाए। ठीक है। उससे कम ही दाम लगाए। तो जाहिर बात है कि जो मेरी डिमांड थी उसके मुताबिक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं उसको सोच नहीं कर बेचूंगा। बेच रहा। इसी तरह वक्त गुजरता गया, बहुत सारी पार्टियां आती गई। एक दिन मैं बैठा हुआ था कि मुझे फोन पे ये सामने जो शख्स बैठे हैं अदनान साहब, ये हमारे इलाके में इनकी स्टेट एजेंसी है। अच्छा। इनका फोन आता है कि आमिर साहब आपने अपना मकान फरोख्त करना है। मैं बोला जी बिल्कुल फरोख्त करना है। तो बोले कि मैं पार्टियां लाना चाह रहा हूँ, कुछ खरीदार हैं मेरे साथ। मैं बोला ठीक है, आप भी ले आए खरीदार, ठीक है। दिखा दें, अगर हो सके पसंद आ जाता है तो काम हो जाएगा, मेरा भी मकान बिक जाएगा। ये काफ़ी पार्टियों को लेके आए, बहुत सारी पार्टियों ने सर्वे किया, अच्छा भी लगा, लेकिन वही बात जो मैं आपसे पहले दोहरा चुका हूं कि मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी ने भी दाम नहीं लगाया, ऑफर नहीं लगाई। जी बिल्कुल। मैंने इनको मना कर दिया कि भाई मेरी बहन भी रहती है अपने मियाँ और बच्चों के साथ ऊपर वाले पोर्शन पे, मेरे घर पे मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं, बेपर्दगी होती है। अब रोज रोज पार्टियां मत जी बिल्कुल, स्टेट एजेंट जो है रोज रोज तो बंदा तंग हो जाता है, मुझे याद है। हजरात घर में हो ना हो, उनका वक्त हो बेवक्त आ जाते हैं। तो जैसा बेपर्दगी की वजह से भी मैं उनके ऊपर बरहम हुआ कि भाई मैंने आपको अमाउंट बताया है, इस अमाउंट के अंदर कोई अगर इतने वाला हो तो लाएं, वरना माजरत है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा मेरा भी टाइम कीमती है, उनका भी टाइम कीमती है, और आपको पता है कि आजकल कम से परसी के आलम में बहुत से लोग जो है मसरूफ तरीन जिंदगी बड़ा मुश्किल है। तो जैसा इनको मैंने मना कर दिया, ये चले गए। कुछ अरसे के बाद दोबारा इनका फोन आता है मुझे कि जी आमिर साहब एक पार्टी मैंने तैयार की है तो मैं सर्वे कराना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने इनको बरहम होकर कहा कि भाई 3 करोड़ रुपए से कम के हो तो मत लाना, उनको लाना मत, आप अपना टाइम जाया ना करो। सही है, और हमारा भी ना जाया करो। इन्होंने कहा चलें ठीक है, मैं पार्टी लाता हूँ, दिखा तो दे, सर्वे तो करा दे। मैंने कहा ठीक है भाई ले आओ। दूसरे दिन ये साबिर साहब जो सामने बैठे हुए जी, ये इनके साथ आते हैं मेरा घर सर्वे करने के लिए, और फिर भी मैं बरहम हुआ क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज किया था कि खातून खाना होती है घर में, बेपर्दगी हो जाती है, फैमिली हो तो साथ ले आइएगा। सही है। मगर इन्होंने ये कहा कि ये यहाँ पे कारोबार के सिलसिले में होते हैं, इनकी फैमिली दोबारा आ जाएगी, पहले ये देखना चाहते हैं, इनकी समझ में आए तो अपनी फैमिली को बुला लेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं, एक दूर से बंदा आया हुआ है, इंटरेस्टेड है, कर दें। हाँ। बिल्कुल। मैंने कहा दिखा दीजिए, सर्वे करवा दीजिए। ये साहब आए, घर देखा, सर्वे किया इन्होंने, फिर सर्वे करने के बाद ये दोनों चले गए। दूसरे तीसरे दिन दोबारा इनकी कॉल आती है कि जी आमिर साहब मैं इनके फैमिली के साथ आपके घर पे आना चाह रहा हूँ, आपके घर को दोबारा सर्वे कराने के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोला उनको तो पसंद आ गया, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं वो। मैंने चले ठीक है, फिर भी मैंने कहा कि देखो जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट दी है, जो अमाउंट दिया है उससे कम में मत लाना। बोला आप दिखा तो दें, इंशाल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करूंगा। बोला ठीक है। इन्होंने शर्त ये भी रखी कि आप पैसों की कोई बात नहीं करेंगे, ये सर्वे कर लेंगे, सर्वे करके जाएंगे, फिर हम आपसे बात करते हैं कि क्या करना है। जब ये आए हैं इनको दिखा के, तो इनके साथ 2 खातून खाना थी जो कि पर्दे के अंदर थी, इनकी खवातीन थी, उन्होंने भी घर सर्वे किया, उनको भी पसंद आया। अच्छा। सब कुछ देख दिखाने के बाद ये वापस चले गए। दूसरे दिन इनकी कॉल आती है दोबारा से कि जी मैंने आपके घर का सौदा कर दिया, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं 2% का कमीशन नहीं लूंगा, मैं आपसे 10 लाख रुपए का कमीशन लूंगा। 10 लाख रुपए? जी। मेरा माथा ठनका कि मैंने बोला भाई कितने में सौदा किया? तो बोला आप तो 3 करोड़ लेके बैठे हुए थे, मैंने तो आपका सौदा 3.5 करोड़ रुपए का किया। वाह। मैं फिर परेशान, मैंने बोला कि 3 करोड़ रुपए की पार्टी नहीं ला सकते थे, एकदम से वो 3.5 करोड़ की पार्टी ले आए। बोला चले ठीक है, दिल में लालसा भी आया कि 3 करोड़ का सौदा नहीं मिल रहा था और यहाँ मुझे 50 लाख रुपए ज्यादा भी मिल रहे हैं। मैं फिर इनको कहा कि ठीक है, तो बोला कि मैं कमीशन 10 लाख रुपए लूंगा। मैं परेशान कि 10 लाख रुपए की बात कर रहा है, और कहा कि आधा कमीशन जब मैं आपको टोकन मनी दूंगा, जब फर्स्ट पेमेंट एग्रीमेंट होगा उस पर मैं 5 लाख रुपए आपसे ले लूंगा। अच्छा। क्योंकि इनकी बातों से मुझे काफी यानी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ सी है, लेकिन लालच जो थी वो ये थी कि 3 करोड़ की जगह पे 3.5 करोड़ का मेरा घर बिक रहा था। उसमें 10 लाख निकल रहे थे पीछे। जी बिल्कुल, 40 लाख रुपए मुझे फायदा हो रहा था। जी जी ठीक है। तो मैंने कहा चलें ठीक है आप पार्टी को ले आए। तो बोले कि मैं आपको टोकन मनी 20 लाख रुपए का करवा रहा हूँ फर्स्ट पेमेंट एग्रीमेंट पे, उसमें से आप 5 लाख रुपए दे देंगे। मतलब नो प्रॉब्लम, ठीक है आप आ जाए। ये साहब जो साबिर साहब हैं, इनके साथ इनके एक वकील साहब भी साथ थे, एग्रीमेंट लेके 20 लाख रुपए कैश लेके मेरे घर पे तशरीफ ले आए। गुड। उस वक्त भी मैं इनके ऊपर कहा कि भाई अदनान साहब 20 लाख रुपए कैश लेके आ गए हो, आजकल तुम्हें पता है जमाना बड़ा खराब है, इतनी बड़ी रकम शाम का टाइम, रात का टाइम, मैं कहां रखूं, अल्लाह ना करे कुछ उल्टा सीधा हो गया, मेरे घर पे लेडीज हैं, बच्चे हैं। तो आपको मैंने कहा भी था कि मेरी जो हिस्सेदार है इस घर में, मेरी सिस्टर भी है, मैं दोनों का ज्वाइंट अकाउंट नंबर आपको दे रहा हूं, आप अकाउंट के अंदर पे ऑर्डर बना के दे दें दोनों के नाम का। ठीक है। क्योंकि जैसा मेरी बहन जो है वो भी हिस्सेदार है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे सौदा करने से इसके दिल में कोई मेरे लिए आए कि भाई ने अकेले में सौदा कर लिया, कुछ भी दिल में आ सकता है कि सारी जायदाद को जो है मैं हड़प करना चाहता हूं या जो भी है। तो मैंने कहा कि आप ज्वाइंट अकाउंट के पे ऑर्डर बना के हमारे नाम का दे दें। उन्होंने बोला ठीक है। वो हमारा नाम ले गए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले गए और अकाउंट नंबर ले गए। दूसरे दिन पे ऑर्डर 20 लाख रुपए का ले आए वो, फर्स्ट पेमेंट एग्रीमेंट भी, और सब कुछ सबके हजरात की मौजूदगी के अंदर एग्रीमेंट पे सिग्नेचर भी हुए। 1 महीने की जगह पे इन्होंने 3 महीने का टाइम लिया हुआ था। ये खुश आइंद बात थी मेरे लिए भी कि एक तो 40 लाख का फायदा भी करवाया और 3 महीने का भी इन्होंने टाइम दिलवा दिया ताकि मैं आराम से दूसरी जगह ढूंढ सकूं। 3 महीने आप रह सकते हैं घर में। जी बिल्कुल। तो जैसा
हर तरह से पूरे मयार पे पूरा उतर रहे थे। मेरे कागजात की मैंने इनको फोटोकॉपी दी जो कि इन्होंने वेरीफाई भी करवाई और पूरी इनको अच्छी तरीके से पता चल गया कि बिल्कुल जेन्युइन प्रॉपर्टी है। जी माशाल्लाह, आप रह रहे हैं उसमें? जी बिल्कुल, जिसमें क्योंकि 30 साल से हम रह रहे हैं। 30 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह से वेरीफाई कराने के बाद इन्होंने कहा कि जी साबिर साहब की और आपकी तरफ से पूरी कागजी कार्रवाई भी मैं कर लूंगा जो कि स्टेट एजेंट करता है। अखबार में इश्तिहार भी देना है, वो अखबार में नो ऑब्जेक्शन का इश्तिहार भी दे देंगे, फिर इंशाल्लाह जब उसकी नेक्स्ट पेमेंट आएगी आप उसके ऊपर फाइनलाइज कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। इस दौरान मैंने इनको 5 लाख रुपए का इनके कमीशन का जो मैंने इनको ज़बान दी वो मैंने चेक भी दे दिया क्योंकि इनको अशद जरूरत थी। हालांकि मैंने इनसे कहा था कि 50,000 ले लो, लाख ले लो, क्योंकि जैसा 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और एक स्टेट एजेंट का इस तरीके से मांगना और इस तरीके से बर्ताव करना समझ से बाहर था। लेकिन फिर भी मैंने कहा क्योंकि लालच थी, 40 लाख रुपए मुझे ज्यादा एक्स्ट्रा आ रहे थे और इनकी मेहनत भी सामने नजर आ रही थी, तो मैंने 5 लाख रुपए का आसरा ना करते हुए इनको कमीशन का चेक ले लिया। बाकी 5 लाख रुपए इनसे मेरी बात हुई कि जब फुल पेमेंट वो देंगे तब वो मैं इनको अदा कर दूंगा। ठीक है। जैसा 4 रोज के बाद जब अखबार में इश्तिहार दिया उसके 4 रोज के बाद हमारे घर के 2 दावेदार हम दोनों बहन भाई के अलावा आके खड़े हो गए। अच्छा। कि इस प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है। हालांकि हमारे वालिद साहब माशाल्लाह बहुत शरीफ इंसान थे और उन्होंने कोई ऐसा राज नहीं है जो हम बहन भाइयों से छुपाया, शेयर ना किया। हर तरह से उन्होंने हमें एक दोस्तों की तरह पाला पोसा और इस लायक बनाया जो आज हम आपके सामने बैठे। वेरी गुड। मैं खुद परेशान हो गया कि 30 साल में कोई दावेदार नहीं हुआ। फोटोकॉपी इनको जब वेरीफाई के लिए दी और इन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया उसके 4 दिन के बाद कोई दावेदार आके खड़ा हो गया और हम पे केस किया। अच्छा। ये प्रॉपर्टी में हमारा भी लेते हैं और ये आपने बड़ी अलार्मिंग चीज बताई है और बड़ा अच्छा है, इसको करते हैं। ये आम पब्लिक के लिए भी मैसेज है। जैसा दूसरे दावेदार आ गए, 2 दावेदार कॉपी दी, कॉपी के 4 जब इन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया उसके 4 दिन के बाद दूसरे दावेदार जो कि 30 साल में मैं समझ गया कॉपी का रिलीज होना था तो गेम बन गया। आगे चले। हाँ, ये मैंने बहुत देखा है, तो जैसा वकालत के दौरान भी देखा है। बिल्कुल। उस वक्त मेरा पांथा ठनका कि जब मैंने इनको पेपर दिया तब वो सारे दावेदार आ गए, जब उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया तभी सारे दावेदार आ गए। 30 साल से तो कोई दावेदार खड़ा नहीं हुआ इस प्रॉपर्टी के, जो है सिर्फ 2 ही वारिस। ये प्लांटेड दावेदार होते हैं। जी बोले। हाँ। तो जैसा फिर मैंने मोहल्ले में जाकर इस शख्स के बारे में इंक्वायरी करवाई, इंफॉर्मेशन ली, तो मोहल्ले वालों ने भी कहा कि भाई इसका तो काम यही है कि आपको फंसाना, उसको लेनदार को फंसाना, उनसे कमीशन लेना और आपस में आप लड़ते रहे। सही है। तो जैसा मुझे पूरे मामले के अंदर इसी वजह से इनकी शैतानियत लग रही है क्योंकि इन्हीं के शैतानी कारनामों की वजह से आज मैं और मेरी बहन अदालत के कटहरे में खड़े हैं और आपके सामने ये केस पेश किया है। 5 महीने से जो दावेदार आए हुए थे उनके केस में मैं दिमाग को जो है खपा रहा हूं, वो केस में लड़ रहा हूं और यहाँ पे इनको भी कब्जा देना था जो कि 3 महीने की जगह 5 महीने हो गए। अब वो भी सर के ऊपर आगे खड़े हो गए कि मुझे या तो कब्जा दो या तो जो 20 लाख रुपए आपने दिए हैं उसका जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि मैं डबल अदा करूंगा या तो मुझे 40 लाख रुपए अदा करो। तो जैसा ये सारा गेम है ना, यही गेम बनाया। जी बिल्कुल। अच्छा। तो जैसा हम शरीफ लोग हैं, जी जी, हमने आज तक कभी ना इस बारे में सोचा है ना कभी ये काम करने की तरकीब हमें मिली। हंसते ही शरीफ लोग हैं इन चक्रों में। जी जैसा बिल्कुल सही। तो जैसा ये सारा कुछ मोहल्ले वालों के ने बताया कि ये शैतान आदमी यही काम करता रहता है जो कि आजकल लोग कर रहे हैं, शरीफ लोगों को फंसाते हैं, उनके सामने एक डमी पार्टी को खड़ा करते हैं और उनके साथ सौदा करने के बाद सारा नजला हम जैसे शरीफ लोगों पे जी बिल्कुल यही करते हैं। तो जैसा इस केस को मैं आपके सामने पेश करके इसलिए रखा हुआ है कि देखें कि इन लोगों की जो जालिमाना हरकत है उसकी वजह से हम दोनों बहन भाई किस तरीके से शर्मसार हो रहे हैं यहाँ पर। अभी देखें, मैं इनसे भी पूछता हूँ, बहरहाल इस पर मैं रोशनी भी डालूंगा। एक और भी गेम चल रहा है कब्जा माफिया का। वो रात को मोटरसाइकिल पे उनके बंदे घूमते रहते हैं, जिस घर की लाइटें बंद हैं तो वो समझते हैं कि घर खाली है। फिर वो अगले दिन सुबह आके उसके चौकीदार से बातचीत शुरू करते हैं, फिर उससे पूछते हैं कब से तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली, तेरे मालिक किधर है, कोई कहेगा कनाडा में है, कोई कहेगा अमेरिका में है। उसके बाद फिर उसको लालच देते हैं, वर्गलाते हैं, बोला तुम हमसे 5 लाख रुपए ले लो, 10 लाख रुपए ले लो, हमें कब्जा दे दो। वो फिर कब्जा लेते हैं, अंदर आते हैं, लोगों के बेचारों के कागजात सारे घरों के अंदर ही पड़े होते हैं, बिजलियों के बिल अंदर पड़े होते हैं, वो कागजात उठाते हैं, उसके ऊपर से जाली साइन बना के, वो जाली साइन वो कच्चे औरतों के साइन होते हैं, सुरैया खातून, नजमा बेगम, वो सारे बना के सुबह जाके कोर्ट से स्टे ले लेते हैं कि जी हम घर पे रह रहे हैं और ये हमारा कब्जा है, हमने सौदा किया है। बाद में असल मालकान आ जाते हैं तो फिर उनसे कहते हैं कि जी हमने तो ये 4 करोड़ में खरीदा है, 5 करोड़ में खरीदा है, अब हमारे साथ आप कंप्रोमाइज़ करें। और फिर वो 5-5 करोड़ रुपया उनसे मांगते हैं कि ये हमने तो दे दिया है, हमें थोड़ी पता है कि आपका है, तो हमने तो किसी से खरीदा है, उसने हमें बेचा है। ये एक अलग गेम है। हाँ, ये अलग गेम है। तो ये खैर आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने पब्लिक सर्विस के लिए ये बात टीवी पे इसलिए बोल दी है कि तमाम लोग इस साजिश से समझ जाएं कि ये गेमें क्या हो रही हैं, अपनी प्रॉपर्टियों को महफूज रखें। खास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अपने प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स अपने घरों में नहीं, बैंकों में लॉकर लेके उसमें रखें, क्योंकि ये घरों में जब घुस जाते हैं तो असली डॉक्यूमेंट भी उठा के ले जाते हैं। फिर कहते हैं जी असली डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है, कब्जा भी हमारे पास है और ये एग्रीमेंट भी हमारे पास है। तो जज क्या करेगा, वो तो कहेगा सारा कुछ इनके पास है और वो चोर होते हैं। तो इसलिए मैं ये पब्लिक सर्विस मैसेज दे रहा हूँ। अच्छा जनाब, अब आप बताइए। मेरा नाम अदनान है। क्या नाम है? अदनान साहब, माशाल्लाह स्मार्ट आदमी हैं। 30 साल से प्रॉपर्टी के कारोबार से मुतल्लिक हूं। 30 साल से, ये 30 साल से इस इलाके में जी। और मेरी स्टेट एजेंसी भी गुलशन में वाक़ है। माशाल्लाह, वेरी गुड। और अपने में काम का बेशतर हिस्सा जो है सर्वे में भी गुजारता हूँ कि इलाके में देखना होता है कौन मकान बिक रहा है, कहाँ हो रहा है। और अक्सर बेशतर लोग मुझसे अपने मकान, फ्लैट और दुकान की खरीदो फरोख्त के लिए और रेंट वगैरह के लिए राब्ते में रहते हैं। सही है। इसी तरह सर मैं एक दिन सर्वे कर रहा था तो मेरी नज़र इनके मकान पर पड़ी। डबल स्टोरी मकान था जिसके ऊपर मकान बराए फरोख्त का बोर्ड लगा हुआ था। तो मैंने इनका नंबर नोट डाउन कर लिया और एजेंसी आ गया। फिर मैंने इनको फ़ोन करके रब्ता किया, इनसे मैंने अपना तारुफ करवाया कि मैं फलां एजेंसी से बात कर रहा हूँ और आपके मकान पे मैंने इस तरह का बोर्ड लगा देखा। तो मैंने कहा जी हमारे पास मकान है जो हम बेचना चाह रहे हैं, लेकिन
मेरी एक शर्त है कि अगर आप इस मकान को 3 करोड़ रुपए का खरीदेंगे या ग्राहक लाएंगे तो आप आइएगा, अदरवाइज आप मुझसे नहीं रब्ता ना करें। इसे वो तंग आ गए थे, ठीक है, ब्रोकर्स के थ्रू। तो सर मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर 1-2 पार्टीज वगैरह को दिखाया जो कि जिनका मकान देखा काफ़ी अच्छा बना हुआ था, वेल एस्टेब्लिश था, डबल स्टोरी था, इंटरेस्टेड तो थी पार्टियां, मगर इनको आखिर में जो रेट है वो सही रेट नहीं दे सकी, इनकी मर्जी की प्राइस के मुताबिक रेट ना दे सकी। और इनको तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख जो लास्ट पार्टी मुझे याद पड़ती है जो इन्होंने रेट लगाए थे, ये बस इतने 3 करोड़ रुपए के हमें मकान में बेचना चाहता हूँ। खैर बहरहाल इसके बाद फिर एक दिन मैं चाय के होटल पे बैठा हुआ था, तो अचानक एक शख्स की मेरे कान में आवाज़ आई जो आगे दूसरे शख्स से बात कर रहा था दूसरी साइड, कि ठीक है आप बेफिक्र ना हो, मैं 1 हफ्ते में मकान का अरेंजमेंट कर लेता हूँ और मैं मकान ढूंढ रहा हूँ, मुझे सब्जी मंडी करीब अच्छी लोकेशन पे मिल जाए, पैसों की मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे शख्स ने फोन रखा तो मैंने मुखातिब होकर देखा तो ये जनाब फोन पे बात जैसे फारिग हुए, इन्हें मैंने अपना विजिटिंग कार्ड शो कर दिया, क्योंकि मैं इनकी बात सुन चुका था, ये मकान लेने की तलाश में थे और मेरे पास एक पार्टी मकान लेने की ऑलरेडी मौजूद थी। इन्हें मैंने अपना विजिटिंग कार्ड शो किया, तारुफ कराया और इनसे कहा आप परेशान नहीं होइए, मैं आपको एक मकान दिखा देता हूँ जिस तरीके का आप चाह रहे हैं, फोन पे बात कर रहे थे। तो ये भी राजी होगा, ठीक है मुझे मकान का सर्वे करा दीजिए। तो लिहाजा फिर मैंने इनको कहा कि आप चले मेरे साथ एजेंसी में, वहीं बैठ के हम चाय पीते हैं और जो आपके मालिक मकान दूसरी साइड हमने देखनी है मैं वहाँ फ़ोन करके टाइम निकाल लेता, फिर हम आपके मुलाकात करा देते हैं। इसी तरह मेरे पास नंबर मौजूद था, आमिर साहब को मैंने कॉल करी कि मेरे पास पार्टी आ चुकी है, तो इन्होंने कहा बस बात याद है ना 3 करोड़ की। मैंने कहा ठीक है बेफिक्र हो जाइए, मैं आपका सौदा 3 करोड़ में ही करवा दूंगा, लेकिन आप इसकी बात पार्टी से नहीं करेंगे कि हम क्या डील कर रहे हैं। ठीक है, राजी हो गए। इनको साबिर साहब इनका तारुफ हुआ था मेरे से, आमिर साहब के मकान पे लेकिन इनका सर्वे कराया गया। आमिर साहब ने मकान कहा ठीक है आप करा दें, सर्वे हो गया सर। उसके बाद इन्होंने कहा कि अदनान साहब मुझे 2 दिन का टाइम और चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली इंटीरियर में रहती है, मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली भी आए और वो मकान देख ले। मुझे चूंकि मकान पसंद आ गया है, लेकिन मुझे अपनी फैमिली को भी दिखाना है, उन्होंने साथ रहना है, तो लिहाजा आप 2 दिन का टाइम ले लें। और ऐसा ही हुआ, मैंने साबिर साहब से कहा ठीक है आप अपनी फैमिली को बुला लीजिए जैसा कहेंगी। साबिर साहब ने जाते मुझे ये कहा कि अदनान आपका मकान जो आपने दिखाया मुझे आमिर साहब का बहुत पसंद आया है, इसका सौदा आप तकरीबन डन समझें, ऐसा ना हो कि आप पीछे से किसी दूसरी पार्टी को लाके दिखा दें जब तक मेरी फैमिली ना आ जाए, क्योंकि मैं देख चुका हूँ मुझे पसंद है, और वो भी अगर कहें तो फिर हम जी जिसको होल्ड करके रखें। ऐसे ही हुआ, 3 दिन बाद तकरीबन साबिर साहब का फोन आया कि इनकी फैमिली आ चुकी है जो कि मकान का विजिट करना चाहती है। इसी तरह मैंने आमिर साहब से दोबारा रब्ता किया, जी मकान दिखा दें आप, ऐसे ऐसे पार्टी की फैमिली आई हुई है। तो आमिर साहब ने कहा ठीक है आप ले आइए, क्योंकि अब टाइम डिसाइड हो गया। साबिर साहब की फैमिली को लेकर इनके मकान पे गए, उन्होंने मकान वगैरह इनकी फैमिली ने देखा इनके साथ, तकरीबन उनको सब पसंद आ गया, सब चीज़ फाइनल हो गई। तो साबिर साहब ने मुझसे कहा कि कीमत तो बताएं कितने में सौदा दिला रहे हैं। तो साबिर साहब से मैंने कहा कि बात यहाँ नहीं करते हैं, आप एजेंसी पे चलें, वहाँ बैठ के आसानी से हम बात कर लेंगे। ठीक है जज साहब, आमिर साहब से मैंने कहा कि जी आपके मैंने कर ली थी बात, इनको कीमत में, इनको मैंने कहा कि आपका मकान में 3.5 करोड़ में बिकवा दूंगा, तो लेकिन आप इनसे बात करनी नहीं है, जो भी बात होगी मेरे से होगी। तो जनाब हम साबिर साहब के साथ एजेंसी पे आ गए, वहाँ पे साबिर साहब ने कीमत पूछी, इनको मैंने 4 करोड़ बताई। तो इन्होंने मुझे कहा 4 करोड़ तो ज़्यादा है, कुछ कम करो, क्योंकि मैंने इनकी बातें सुनी थी जब होटल पे बात कर रहे थे, दूसरी तरफ के पैसे की मत करो। तो मैंने सोचा मेरे पास खरीदार भी है, बेचने वाला भी है, और कीमत भी माकूल मिल रही है, तो मैं जितना कम बढ़ा सकूँ अपना फायदा देखूँ। तो मैंने इनको 3.5 करोड़ बताए, 12 में 4 करोड़ बताए थे, 3.5 करोड़ में हमारी डील फाइनल हो गई। जी सर। इस तरह फिर फर्स्ट एडजस्टमेंट पेमेंट के सिलसिले में हम साबिर साहब से बात करके 20 लाख रुपए लेके आमिर साहब के पास पहुंच गए। जब आमिर साहब को 20 लाख रुपए दिए तो आमिर साहब भरम हुए, कहने लगे यार आप अदनान मियां आपको पता है हालात कैसे कराची के, और आप 20 करोड़ रुपए ऐसे लेकर 20 लाख रुपए लेके आप ऐसे आ गए, मुझे ये कैश नहीं चाहिए, पे ऑर्डर बना के लाइए आप, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में मेरी बहन भी इसमें शामिल है, कल को मुझ पर शक शुबात ना करे कि भाई ने मकान बेचने के चक्कर में पेमेंट लेके रख लिए, तो लिहाजा हम दोनों के नाम पे ऑर्डर बना के लाइए। तो जैसा मैंने इनकी सिस्टर का ID कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट नंबर ले लिया, और अगले ही रोज पे ऑर्डर बना के बैंक से हमने आमिर साहब को 20 लाख रुपए फर्स्ट टोकन के तौर पे दे दी रकम, जिसमें से 5 लाख रुपए इनसे मैंने अपने कमीशन के तौर पे एडवांस में ले लिया, क्योंकि जैसा मेरी बेटी की भी शादी अनकरीब थी तो मुझे भी पैसों की जरूरत थी, मैंने हाल बुकिंग के लिए उसको पैसे एडवांस देना था डेकोरेशन वाले को, तो 5 लाख रुपए एडवांस मैंने इनसे ले लिए थे और 5 लाख रुपए साबिर साहब से ले लिए थे कि चलो मेरा भी गुजार हो जाएगा, बाकी पेमेंट रही और जब फुल पेमेंट हो जाएगी तो उसके बाद हम आप मुझे दे देंगे ये। हाल पता मैंने आमिर साहब से जरूर कहा था कि मैं आपसे कमीशन तो नहीं ले रहा, बस सिर्फ 10 लाख रुपए मैं आपसे लूंगा, क्योंकि मैंने आपका मकान 3.5 करोड़ में बिकवा दिया है और आप तो 3 करोड़ में चाह रहे थे। फिर जैसा सब कुछ ऐसी सिलसिला सही रहा, फिर इनके डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने रजिस्ट्रार से चेक करा लिए थे, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था, दोनों बहन भाइयों के नाम था। क्योंकि जब मैंने अखबार में इश्तिहार दिया तो चौथे दिन बाद इनके 2 दावेदार आ गए, उन्होंने मुझे फोन करके बताया आमिर साहब ने कि मैंने आपको जब से डॉक्यूमेंट की नकुल दिए तो 2 दावेदार आपने भेज दिए। अब जब साहब मैं भी परेशान हो गया कि शायद अब ये मकान नहीं बेचने चाह रहे हो, कोई मेरे साथ वो कर रहे हो कि भाई आपने पार्टी वगैरह भेज दिए, मैंने कहा चले देखते हैं लेट्स सी। इधर से साबिर साहब भी मुझे रोज बरोज फोन करने लगे कि भाई वो पेमेंट वगैरह हो गई है, क्योंकि मुझे अब कब्जा चाहिए, जल्दी से कब्जा दिलाएं। अब कब्जा हमने 3 महीने में देना था, लेकिन अब 3 महीने से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका था, 5 माह हो गए। अब साबिर साहब मुझे रोज बरोज मुझ पर जोर कर रहे हैं कि भाई नहीं तो अगर मकान सामने वाली पार्टी नहीं दे पा रही है, आप इस एजेंसी आप जामीन हो बीच में, आप क्या कहते हैं डबल टोकन मनी के तौर पर रिटर्न करवा दें। तो मैंने आमिर साहब से भी यही कहा कि अगर आप मकान नहीं ले पा रहे तो आप उनकी डबल रकम वापस कर दीजिए, तो हमने 20 लाख दिया था, आप 40 लाख रुपए रिटर्न कर दीजिए। और जैसे साहब मैंने तो इनकी फेवर, ये तो 1 महीने का टाइम मांग रहे थे, मैंने इनकी फेवर में 3 महीने का टाइम दिलाया इनको, 90 दिन का, और ताकि ये आसानी से सब कुछ अदा कर सके। तो लेकिन ये वक्त पे पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इधर मुझे साबिर साहब तंग कर रहे हैं। तो जैसे अब इनके जो दावेदार आ गए, भला मुझे क्या मालूम कहाँ से आ गए, अब ये तो ये जाने इनके काम जाने, अब मुझे क्या मालूम कि वालिद साहब ने पीछे शादी करी हुई थी थे या नहीं। तो जैसा मेरे पास जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर ऑफिस से मैंने चेक करवाए थे वो इन दोनों के नाम थे। अब जबकि ये मुझ पर दावा करते हैं कि आप लेकर आ गए, तो जैसा मेरा तो इसमें था ही नहीं, मुझे सिर्फ कमीशन चाहिए था, मेरे पास बेचने वाली पार्टी मौजूद थी, खरीदने वाली पार्टी मौजूद थी, मुझे अल्लाह कमीशन बनाना था, मेरी बेटी की चूंकि शादी थी तो मैंने शुक्र करना, मेरी तो बेटे जैसा लाठी निकल आई,
ये दोनों पार्टी मौजूद है, दोनों तरफ से पैसे मिल गए। बस मेरा तो इतना किरदार था। अब जबकि ये सब रफड़ा आ गया है, अभी ये सब केस आपके पास लेकर आ गए, अब आप इसी केस का फैसला कर दीजिए। देखिए अब आप जो आपकी कहानी सुन के जो मेरे जहन में शक आया था वो इनके ऊपर स्टेट ब्रोकर के कि भाई ये जो कागजात मिलते हैं और ये फिर जाली कोई क्लेमेंट आ गए हैं, शायद इनकी मार्फत हो। लेकिन इनकी बात सुनने के बाद पता चला कि भाई इनको 5 लाख रुपए आपसे भी मिल गए, 5 उनसे भी मिल गए, इनके तो 10 पूरे हो गए। प्लस इन्होंने बताया कि इनकी बेटी की शादी थी और जाहिर है इनको जरूरत थी और इन्होंने पैसे अपने लगा दिए उस पर। और इनकी बात से ये महसूस हुआ है कि जो बंदे आए हैं दावेदार वो इनके प्लांटेड नहीं हैं। अब ये कुछ प्रोफेशनल लोग भी होते हैं जो इश्तिहारात देखकर जानबूझ के इस तरह के ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्शन आए हैं वो किस नौयत के हैं, क्या उसमें क्या है, क्या सर लोगों के पास क्या चीज है? सर उनके पास वो पेपर्स हैं जो आज तक 30 साल में कभी लीक नहीं हुए, आज तक कभी 30 साल के अंदर वो हमारी गिरफ्त से, हमारी ट्रेजरी से कभी बाहर नहीं गए। जिस दिन मैंने इनको फोटोकॉपी दी वेरीफाई करने के, जब इन्होंने इश्तिहार दिया उसके 4 रोज के बाद वो आ गए और वही कॉपी लेके आ गए। आप वाली कॉपी लेके आ गए? हमारी वाली लाइनें मार के कॉपी देते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही वही कॉपी लेके आ गए। अच्छा, जी हमारे पास भी मकान के कागजात की कॉपी मौजूद है और वही कॉपी में हम दोनों ही नॉमिनेट हैं। हाँ हाँ, अगर आपके पास असली हैं? असली हमारे पास है साहब। अच्छा, तो वही फोटोकॉपी उन तक पहुंच गई। देखिए ना ये गेम है जी। हाँ अच्छा देखिए ना, ये कह रहे हैं कि जी इसमें मेरा सारी शैतानियत है। मुझे पहले शक था लेकिन बहरहाल इन्होंने इतनी मासूमियत से अपना बयान दिया कि मुझे कुछ यकीन हो गया कि शायद ये बिल्कुल क्लियर है। मगर ये अब आपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बताया। अच्छा, अब वो कागज लेके कोर्ट में गए तो कहते क्या हैं, क्लेम क्या? सर वो ये कहते हैं कि वो हमारे फादर की दूसरी औलाद है। हालांकि हमारे फादर की हमारी वालदा के अलावा कोई शरीक हयात नहीं थी और उनकी सिर्फ हम दोनों बहन भाइयों के अलावा कोई औलाद नहीं है, क्योंकि उनकी कोई दूसरी शादी हुई नहीं है कि दूसरी औलाद कहीं से आई। हाँ, तो FRC आजकल निकल आता है, बेफाम होता है, ये सारी चीजें हैं। अब कोई दूसरी बीवी बन नहीं सकती, जो पहले जमाने में होता था जब ये कंप्यूटर सिस्टम नहीं था। तो उस वक्त तो बीवियां भी निकल आती थी, नौकरानियां भी कहती थी कि मैं बीवी थी, 20 साल से इसी घर में रह रही हूँ। और अब तो ये कि शनाख्ती कार्ड होता है, बेफाम होता है, FRC पूरा फैमिली का रिकॉर्ड होता है। तो ये जो आ गए हैं दूसरी बीवी बन के, आप कोई अच्छा वकील करें और इसका ठीक तरह से करें। बल्कि एक काम करें, मैं तो कहूँगा कि इसमें क्रिमिनल केस भी करें, आप FIR करें। आप पहले तो एक थाने में दरखास्त दें, थाने वाले आपकी दरखास्त के ऊपर FIR नहीं लिखेंगे। फिर आप उसी दरखास्त की कॉपी, ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर बताया है, उसकी कॉपी जज साहब SP कंप्लेंट को भेजेंगे, ठीक है, TCS के जरिए या जो भी कोरियर सर्विस हो उसके जरिए भेजें, उसकी रसीदें रखें। वो दोनों लगा के फिर आप अपने वकील को देंगे। वकील साहब जो है सेशंस जज आपके इलाके का जो है गुलशन इकबाल का, ईस्ट के सेशन जज के पास 22A ज़ाब्ता फौजदारी की एक दरखास्त दाखिल करेंगे ताकि FIR रजिस्टर की जाए कि उनके इलाके में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और मुल्ज़मान भी मौजूद हैं और ये मुल्ज़मान के नाम है, ये इनका पता है, प्रपोज एक्यूज भी लिखते हैं लोग। उसके बाद जैसे ही आपके FIR हो जाए फिर वो पुलिस उनको उठा लेगी। वो जो दावेदार आए हैं आपके अब्बा की दूसरी बीवी वाले, जैसे उनकी छितरौल होगी वो फौरन बोल पड़ेंगे कि उनको किसने दिए हैं कागज, कहाँ से आए हैं। फिर ये भाई साहब भी मंजर यहाँ पे आ जाएंगे। जी साहब, बस जी थोड़ी सी गुजारिश है, ये भाई शैतान है, वो फरिश्ते हैं, मगर मैं किस खाते में किसी का जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा मेरी गुजारिश, मुझे सारी मेरा नाम सजाइए साहब। मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मैं आपको कहूँगा सर, मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। जी और मैं समझ गया, आपने घर खरीदा है, आपने 20 लाख रुपया बयाना दिए हैं, 5 लाख इसके दिए हैं, आपका 25 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अच्छा, अब उनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। अब उन्होंने वो डॉक्यूमेंट जो 30 साल से इनकी अलमारी में पड़े हुए थे, कभी उनको बाहर हवा नहीं लगी, अब इन्होंने 4 दिन पहले इनको दिए और वही डॉक्यूमेंट्स वो बता रहे हैं कि जो हमने क्रॉस लगा के दिए हैं वो डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में हैं और वो इनके अब्बा की कोई दूसरी औलाद बनकर आ गए हैं। अच्छा, उनकी DNA भी करवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। साबिर साहब, आपके पैसे महफूज हैं, मकान भी महफूज है, कहीं नहीं जाता, लेकिन मुल्ज़मान को पकड़ना बड़ा जरूरी है। सर वो इनका सरकार है, इनका सरकार दर्द है, ये मेरा नहीं है। मेरा किस खाते में 3 महीने की जगह आज 5 महीने हो चुके हैं और ये पैसा मैं अगर कहीं और जगह पे लगाता तो मुझे कितना मुनाफा होता। ना आपके पास ये जो ब्रोकर है सर, आपके पास यही गारंटी है ना सर, आप इसी के पीछे लगे क्योंकि सारा गेम इसी का है। सर मेरी थोड़ी सी पेशेंट हियरिंग दें मुझे, सुने, मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, मेरा फ्रूट का कारोबार है। कराची में मेरा जो है ट्रकें आती है फ्रूट की और यहाँ पर मुझे अच्छा मुनाफा मिलता है। हफ्ते में कम से कम मैं 2 दिन कराची में आता हूँ। वेरी गुड। और मुझे कराची में एक मकान की जरूरत थी, जबरदस्त। मैं बच्चों को आसरे पर रखा हुआ था, भाई मैं इंशाल्लाह जल्दी कर लूंगा। एक दिन मैं होटल पे बैठा था, अभी बैठा ही नहीं वो इन्होंने बात सारी बता दी। हाँ। अब बात यह है कि कहानी आके वहां रुकी है। वो कहते हैं ना कि कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सर इन्होंने दोनों ने मेरे साथ, ये मुझे तो आपस में मिले हुए मिली भगत लग रही है। दोनों ने नहीं, मेरा नाम उनका मकान अपनी जगह मौजूद है, उस घर में वो 30 साल से अपने बाप के साथ रहते थे। अभी तो ये खैर बच्ची 30 साल की मैं डेफिनेटली मैं इंतजार वेट नहीं कर सकता। मेरी थोड़ी गुजारिश सुन ले, मेरी सिर्फ ये है कि अगर ये फौरी मुझे कब्जा दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है, ये एक रिकॉर्ड में बात आई है कि इन्होंने दोनों ने मिलकर मुझे रेट मतलब बड़े रेट पे मुझे बेचा है इन्होंने, जबकि असल जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जो रिकॉर्ड में आई है दोनों की जो है डिस्कशन में आपके सामने, कि असल इसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 1 करोड़ 75 लाख है। नहीं, अब वो बात यह है कि 1 करोड़ 75 लाख पे तो उसने दी नहीं ना। अब देखें, आपकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, कोई आदमी उसका 5 लाख रुपया लगा के चला जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो 5 लाख की वो प्रॉपर्टी है। वो तो आने वाला तो समझता है ना कि कबाड़ का माल है, मुर्दे का माल है, उठा लो। वो तो मजीद मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैंने 3 महीने इनको टाइम दिया, उसके बाद 2 महीने और गुजर गए। मुझे अभी तक कब्जा तो इनके हाथ में, मुझे कब्जा दे दें, मुझे कब्जा दे दे और मेरा किसी और मैं खुद ही जो भी अगर दावेदार है, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, आप खुद भी करो। नहीं, वो कर देंगे। मैं आपको बताऊं, आजकल दावेदार कोई झूठा बन नहीं सकता। कैसे फ्री में कब्जा दे दूं आपको? भाई ठहरें,
अब यह है कि अदालतों के चूंकि सिस्टम है, तरीके से चलते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जो झूठे दावेदार हैं ना सिर्फ वो पकड़े जाएंगे बल्कि उनके ऊपर कॉस्ट भी लगेगी, और ये पुलिस का जो बता रहा हूँ उसमें वो जेल भी जाएंगे। इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा और ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपके चीज़ें, मकान भी अपनी जगह पे है, आप अपनी फैमिली को भी ले आए। इसमें मैं प्रपोजल भी देता हूँ, और अगर आप लोग एग्री करते हैं तो वही उसी को फैसला कर देंगे। इसको भी बकाया 5 लाख मिल जाएंगे आपको, पूरी मतलब रियलाइज़ कर रहा हूँ। और मतलब आप इसमें टोटल इनोसेंट हैं, 12 सारे इनोसेंट हैं मेरे ख्याल में। अब यह है कि जिसने भी गेम किया है ये प्रोफेशनल होते हैं, जाली। जिस तरह कोर्टों में ऑक्शन होती है ना, उसमें 3-4 बंदे एक जाली पे ऑर्डर बनवा के आ जाते हैं और वो अपनी बिड डाल देते हैं, जाली बिड होती है। और वो सिर्फ दूसरे आदमी को जो एक्चुअली लेना चाहता है जगह, उसको परेशान करने के लिए और उससे ऊपर के पैसे लेने के लिए फिर उसे कहते हैं कि भैया हमने उठाना है। तो वो बेचारा जो लेना चाह रहा होता है वो फिर उनको 5 लाख 10 लाख रुपये ऑफर करता है कि भाई तुम 10 लाख ले लो, हम हट जाते हैं। और इस तरह से फिर वो प्रॉपर्टी आपस में कोलिजन करके औने पौने दामों लेके चले जाते हैं। तो अब इसमें जो आप वाला गेम है ना, इसमें क्या है कि ये प्रोफेशनल लोग हैं जो ऑब्जेक्शंस डालते हैं। इनके पास कुछ होता नहीं है, सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए। जैसे प्रेशर पड़ेगा तो पार्टी हमें को 2-4 लाख रुपए दे के विड्रॉ करवा लेगी, तो विड्रॉ हो जाएगा तो बस वो बंदे चले जाएंगे, उनकी दिहाड़ी बन जाती है। ये दिहाड़ीदार हैं। तो अब मेरा एक प्रपोजल है, वो ये है कि देखें, आपने पैसे माशाल्लाह 25 लाख रुपए दिए हैं, 20 उनको दिए हैं, 5 उनको दिए हैं, वो भी मकान 5 इसको भी दिए हैं ना, कमीशन दिया है। अच्छा वो 5 उन्होंने दिए, आपको तो 10 पूरे मिल गए। अच्छा अब क्या है कि मेरा प्रपोजल ये है कि आपको आपका घर मिल जाए और आपके ये पैसे भी सिक्योर हो जाएं। अच्छा बात यह है कि मकान का जो टाइटल है वो क्लियर है। 30 साल से एक फैमिली उस घर के अंदर रह रही है। अगर कोई दूसरी बीवी थी तो वो दूसरी बीवी क्यों नहीं आई उस घर में, और वो दूसरी जो बीवी के कोई बच्चे थे वो कभी नहीं आए। प्लस ये है कि आजकल जो लॉ है FRC का है, DNA का है, और ये पुलिस रिपोर्ट भी करवा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि एक प्रपोजल है, अगर आपको कबूल हो तो उसमें कर देते हैं कि आप बैलेंस पेमेंट करके इनसे मकान का कब्जा ले लें, अपनी फैमिली को शिफ्ट करें, आप वहाँ रहना शुरू करें। और जो ये और आपको इंडिमिनिटी बॉन्ड लिख के देंगे बाकायदा कोर्ट में कि भाई अगर टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म का भी कोई नुक्स हुआ तो ये आपको इंडिमिनिफाई करेंगे, आपसे पैसे वापस करेंगे, आपसे मकान ले लेंगे। आप भी लिख देंगे कि भाई मैं मकान वापस कर दूंगा और अपने पैसे ले लूंगा। ठीक है, आप भी इसमें विटनेस बनेंगे क्योंकि आप पार्टी हैं, और इंडिमिनिफाई आप भी करेंगे। तो अगर आपको मेरे ख्याल में मसला हल हो गया, देखिए ये भी इनोसेंट है बेचारे।